नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें मध्यकालीन छत्तीसगढ़ ले जाएगी। हम एक ऐसे राजवंश की बात कर रहे हैं जिसने 1 या 2 दशक नहीं बल्कि पूरे 750 सालों तक राज किया। जी हाँ, कलचुरी राजवंश। सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक किसी भी साम्राज्य का टिके रहना कोई आम बात तो है नहीं। इसके पीछे जरूर कोई कमाल का प्रशासनिक ढांचा रहा होगा। आज की इस चर्चा में हम उनकी लहुरी शाखा यानी रायपुर शाखा के उदय, उनके पतन और उस शानदार व्यवस्था को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें सदियों तक सत्ता के शिखर पर बनाए रखा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे लहुरी शाखा के उदय से, फिर जानेंगे आधुनिक रायपुर की स्थापना की कहानी, उसके बाद मराठा अधिकार पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उनके शानदार प्रशासनिक ढांचे, शाही मंत्रिमंडल और अंत में न्याय, पुलिस और कर प्रणाली की गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, लहुरी शाखा का उदय। इतिहास की दिशा कभी कभी एक नदी भी तय कर देती है। हुआ यूं कि राजा जगन्नाथ सिंह ने अपने साम्राज्य को शिवनाथ नदी के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। नदी के उत्तर वाले 18 गढ़ बड़े बेटे वीर सिंह देव को मिल गए, जिसे हम मुख्य रतनपुर शाखा के नाम से जानते हैं, और नदी के दक्षिण वाले 18 गढ़ छोटे बेटे देव सिंह देव को दे दिए गए, जिन्होंने खल्लारी से राजकाज संभाला। शुरुआत में तो देव सिंह देव अपने बड़े भाई के अधीन ही थे, लेकिन शायद राजा जगन्नाथ सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला अनजाने में ही सही एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र लहुरी शाखा यानी रायपुर शाखा की नींव रख रहा है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की ओर, जो है आधुनिक रायपुर की स्थापना। इस शाखा का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ा। 1300 के दशक में केशव देव ने इस शाखा की शुरुआत की। फिर सदी के मध्य में आए सिंघन देव। ये बेहद प्रतापी निकले और इन्होंने शिवनाथ नदी के दक्षिण के 18 गढ़ों को जीतकर साम्राज्य का दायरा काफी बढ़ा दिया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए 1300 के अंत में आए राजा रामचंद्र देव। इन्हें ही इस शाखा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अंत में 1409 में ब्रह्मदेव राय ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए रामचंद्र देव के उन कारनामों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिलाया। सबसे अहम बात, उन्होंने मुख्य रतनपुर शाखा के अधीन रहने से साफ इनकार कर दिया और एक पूरी तरह स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भी उन्हें ही असली संस्थापक मानता है। उन्होंने युद्ध के मैदान में फणी नागवंशी शासकों को धूल चटाई और बूढ़ा तालाब के पास एक अभेद्य किला बनवाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर एक बिल्कुल नया शहर बसाया। और इसी नए शहर में रामचंद्र देव के बेटे ब्रह्मदेव राय ने 1409 में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी खल्लारी से पूरी तरह हटाकर इस नए शहर में शिफ्ट कर दी। क्या नाम था इस शहर का? रायपुर। जी हाँ, वही रायपुर जो आज छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख और धड़कता हुआ महानगर है। अब कहानी में एक नया और थोड़ा दुखद मोड़ आता है। हमारा तीसरा हिस्सा है मराठा अधिकार। हर बड़े साम्राज्य का एक अंत होता है। इस राजवंश के आखिरी शासक थे अमर सिंह देव। वे स्वभाव से शांतिप्रिय और एक शानदार कवि थे, लेकिन अफसोस युद्ध के मैदान में वे मराठों की आक्रामक रणनीति के आगे टिक नहीं पाए। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने मुख्य रतनपुर शाखा पर जोरदार हमला कर दिया। कुछ ही सालों बाद 1750 में मराठों ने रायपुर की लहुरी शाखा को भी सत्ता से बेदखल कर दिया। अमर सिंह देव को नाम मात्र की सिर्फ 3 जागीरें दी गई और उल्टा उन पर 7,000 रुपए का भारी भरकम सालाना टैक्स थोप दिया गया। आखिरकार 1753 में उनके निधन के साथ ही इस ऐतिहासिक राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। पतन की ये कहानी सुनकर जहन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है। भले ही उनका अंत ऐसा हुआ, लेकिन जरा सोचिए, इस राजवंश ने 7 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक राज कैसे किया? 750 साल। ये कोई किस्मत का खेल या तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इतने लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए एक बेहद मजबूत और टिकाऊ सिस्टम चाहिए। तो आखिर उनके पास ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला था? और उस फॉर्मूले का राज छिपा है हमारे चौथे विषय में, उनका प्रशासनिक ढांचा।
उनका सबसे बड़ा हथियार था विकेंद्रीकृत राजतंत्र, यानी डिसेंट्रलाइज्ड मोनार्की। देखिए, राजा का फैसला तो अंतिम होता ही था और पद भी पीढ़ियों से चले आ रहे थे। लेकिन एक राजा एक ही समय में हर जगह तो मौजूद नहीं रह सकता है ना। इसलिए उन्होंने बड़ी ही समझदारी से अपनी ताकतों को छोटे छोटे स्थानीय स्तरों पर बांट दिया था। ये सत्ता के बंटवारे का एक बेहद वैज्ञानिक तरीका था। उनका प्रशासन कितना सुव्यवस्थित था, इसे आज के सिस्टम से समझें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, जो आज के किसी संभाग या डिवीजन की तरह था। उसके नीचे आता था विषय, यानी आज का जिला। फिर मंडल, जो विकासखंड या ब्लॉक के बराबर था। इसके नीचे गढ़, फिर बरहो, और प्रशासन की सबसे छोटी और अहम कड़ी थी ग्राम, यानी गांव। देखिए, ये ढांचा काफी हद तक आज की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसा ही लगता है। इस पूरे ढांचे में एक आंकड़ा बड़ा ही दिलचस्प है, 84। गढ़ उनके प्रशासन की एक ऐसी इकाई थी जिसमें बिल्कुल सटीक रूप से 84 गांव ही आते थे, न एक कम न एक ज्यादा। इन 84 गांव की कमान एक अधिकारी के हाथ में होती थी, जिसे दीवान या गढ़ाधिपति कहते थे। इसी तरह 12 गांव के समूह को बरहो कहा जाता था। ये गणितीय सटीकता सच में उनके कुशल और पारदर्शी प्रशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद आइए सत्ता की केंद्र की ओर चलते हैं। हमारा 5वां विषय, शाही मंत्रिमंडल। अगर हम उनके प्राचीन संस्कृत पदनामों की तुलना आज के पदों से करें तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। उनके महासंधि विग्रहक असल में विदेश मंत्री थे, जिनका काम युद्ध और शांति के फैसले करना था। किलों की सुरक्षा का जिम्मा महाकोट पाल के पास था, जो बिल्कुल आज के गृह मंत्री जैसे थे। महाबलाधिकृत चारों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे, आज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह। और राजकोष संभालने वाले महाभांडागरिक किसी वित्त मंत्री या फिर रिजर्व बैंक की भूमिका में होते थे। राजा को सलाह देने के लिए 8 बेहद खास मंत्रियों का एक समूह होता था, जिसे अमात्य कहते थे। पर जरा ठहरिए, अमात्य बनना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके नियम बहुत कड़े थे। इसके लिए युद्ध, कला और अर्थशास्त्र का लंबा तजुर्बा होना चाहिए। आपका वंश कुलीन होना चाहिए और सबसे अहम बात, राजा के प्रति 100% वफादारी होनी चाहिए। ये चयन प्रक्रिया आज की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने से कम सख्त नहीं थी। अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, भाग 6, न्याय, पुलिस और कर प्रणाली। कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी दंड पाशे कहलाते थे। इन्हें आप आज का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी मान सकते हैं। सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी महाधर्माधिकरण थे, जो चीफ जस्टिस के बराबर थे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उनके पास दुष्ट साधक नाम की एक खास पोस्ट थी। ये बिल्कुल आज की स्पेशल टास्क फोर्स की तरह थी, जिनका एक ही काम था, चोरों को पकड़ना। वहीं जमीनी स्तर पर गांव का मुखिया ग्रामीणी या गोटिया होता था, ठीक आज के चुने हुए सरपंच की तरह। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो चलिए उनके टैक्स सिस्टम को डिकोड करते हैं। उनका कर ढांचा लोगों के रोजमर्रा के जीवन में गहराई तक बुना हुआ था। सिर्फ खेती पर ही टैक्स नहीं था। जैसे अगर किसी को बाजार में सब्जी बेचने के लिए बैठना है तो जगह का परमिट टैक्स देना होता था, जिसे युगा कहते थे। नदी पार करने या नाव पार करने पर भी टैक्स लगता था। यहाँ तक कि जानवरों की बिक्री पर भी टैक्स था। एक घोड़े के लिए 2 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे और हाथी के लिए पूरे 4। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया था, वो था उनका जमीन पे लगने वाला टैक्स, जिसे भाग भोग कर कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ये टैक्स सिक्कों या नकदी में नहीं लिया जाता था। इसे सीधे अनाज, खासतौर पर धान के रूप में राजा को चुकाना होता था। ये किसान की कुल उपज का 1/4 से लेकर 12वें हिस्से के बीच कुछ भी हो सकता था। अब ये टैक्स व्यवस्था कितनी संतुलित थी, इसे ऐसे समझिए कि भाग भोग कर के तहत एक किसान पर अधिकतम टैक्स का बोझ सिर्फ 25% होता था। इसका सीधा सा मतलब है कि फसल का कम से कम 75% हिस्सा तो हमेशा किसान की अपनी जेब में ही रहता था। मध्यकालीन युग के दौर को देखते हुए ये व्यवस्था बहुत ही न्यायसंगत थी और शायद यही वजह थी कि किसान खुश थे और उन्होंने कभी कोई बड़ा विद्रोह नहीं किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि वे तय कैसे करते थे कि किस किसान के पास कितनी जमीन है। इसके लिए उन्होंने नापतौल की एक बेहद ही व्यावहारिक और कमाल की इकाई बनाई थी, हल। एक हल लगभग 5 एकड़ के बराबर माना जाता था।
और इसे नापने का तरीका क्या था? 2 बैल एक मौसम में जितनी जमीन जोत सके, बस उसे ही एक हल मान लिया जाता था। और इसी हल की संख्या के आधार पर किसानों का टैक्स ब्रैकेट तय हो जाता था। है ना एकदम सीधा और स्मार्ट तरीका? तो हमने कलचुरी राजवंश की एक छोटी सी शाखा के उदय से लेकर उनके इस अचूक और शानदार प्रशासनिक ब्लूप्रिंट तक का पूरा सफर तय किया। अब अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। यदि एक मध्यकालीन साम्राज्य बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ सत्ता के सही बंटवारे और एक बेहतरीन संगठन के दम पर 750 सालों तक सफलतापूर्वक टिका रह सकता है, तो आज की आधुनिक सरकारें उनके इस ब्लूप्रिंट से क्या सीख सकती हैं? सत्ता को बिल्कुल जमीनी स्तर तक बांटने का उनका ये प्रयोग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, उत्सुक बने रहिए और हाँ, सवाल पूछते रहिए।